Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope. So we are doing chapter number 3 that is motion in straight line जो कि काइनेमेटिक्स यूनिट का एक पार्ट है. हम कर रहे हैं क्लास 11 से. ओके तो काइनेमेटिक्स का मीनिंग आपको पता है. काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं. बट यहाँ पर मोशन का कॉज क्या है? मोशन का कॉज क्या होता है? हमेशा फोर्स. कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगा तभी मोशन होगा, राइट? तो विदाउट कंसिडरिंग फोर्स यहाँ पर हम मोशन को स्टडी करते हैं. मतलब हम ये रीजन जानने की कोशिश नहीं करते कि मोशन क्यों हो रहा है या फिर कैसे हो रहा है. ओके सिमिलरली मैकेनिक्स की दो और ब्रांचेस होती हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स. स्टैटिक्स में जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रेस्ट पर होते हैं और काइनेमेटिक्स आपको पता ही है. डायनामिक्स के अंदर हम फोर्स को स्टडी करते हैं, यानी कि मोशन हम ऑब्जेक्ट से स्टडी करते हैं विद कंसिडरिंग देयर कॉज, यानी कि फोर्स को भी हम कंसिडर करते हैं जब भी हम डायनामिक्स पढ़ते हैं. ओके लेकिन अभी का जो चैप्टर है वो काइनेमेटिक्स का पार्ट है, यानी कि हमें फोर्स के बारे में कोई बात नहीं करनी है. एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस इन आवर फर्स्ट 2 लेक्चर्स. तो पहले 2 लेक्चर्स में हमने सभी बेसिक टर्म्स की बात की है, ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी क्या होती है और एक्सेलरेशन क्या होती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है अपने लास्ट लेक्चर में. हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें थ्रू आउट बात करनी ही है, तो एक बार क्यों ना इसे हम डिफाइन कर लें. ऑलराइट, हमें पता है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है. उसके बाद में हमने डिफाइन किया कि डिस्टेंस वो टोटल पाथ लेंथ होता है. इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में बॉडी जितना भी पाथ कवर करती है फ्रॉम इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो सब किस में काउंट होता है? डिस्टेंस में. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन को क्या कर देना होता है? ज्वाइन कर देना होता है, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है. इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन. इसके साथ में डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होती है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट. क्या डायरेक्शन होती है? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. ओके ये सब हम बात कर चुके हैं. डिस्टेंस जो होता है कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो होता है, ठीक है. तो जो भी बॉडी डिस्टेंस कवर करती है या तो वो बॉडी रेस्ट में है तो वो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, और अगर वो मूव कर रही है तो डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. ऑलराइट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो पॉजिटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. ऑलराइट, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हमने बात की कि डिस्टेंस देखो जिस रेट से हम कवर करते हैं कोई भी बॉडी, जिस रेट से कितना फास्ट किसी डिस्टेंस को कवर किया या फिर कितना स्लो उसने डिस्टेंस को कवर किया, ये चीज हमें कौन बताता है? स्पीड बताती है, ठीक है. उस बॉडी की स्पीड से हमें पता लगता है कि किस रेट से वो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है या फिर किस रेट से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है. ओके तो दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन स्पीड. अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की, ठीक है. अगर स्पीड हमें बताती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस, हेयर आई विल राइट डिस्टेंस और नीचे क्या आ जाएगा? टाइम. तो हम लिख सकते हैं स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्लियर है. तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किस रेट से बॉडी अपनी डिस्प्लेसमेंट उसकी चेंज हो रही है, ठीक है. सो आई कैन राइट इट एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगी हमारी वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सीधी सी बात है, ठीक है. अब जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है, हम सिर्फ एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं जो हम अपने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं. ऑलराइट, तो जो स्पीड है देखो वो 2 तरह की हो सकती है. या तो स्पीड होगी यूनिफॉर्म, एक बॉडी एक ही स्पीड से मूव करती रहे, अपनी स्पीड को चेंज ही ना करे, तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि जब स्पीड कांस्टेंट हो. और अगर वो अपनी स्पीड को चेंज करती है तो वो बन जाती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. सीधी सी बात है, यूनिफॉर्म वर्ड जहां पर भी यूज होता है दैट मीन्स कि वो क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है. ओके और जहां पर हम नॉन यूनिफॉर्म वर्ड को यूज करते हैं तो इट मीन्स कि वो जो भी क्वांटिटी है वो चेंज हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है. ओके वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी भी 2 तरह की हो सकती है. देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर हो सकती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है. तो 2 तरह की वेलोसिटीज या फिर 2 तरह की स्पीड हो सकती है. अब अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि बॉडी की स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है. तो अगर चेंज होती है तो या तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मुझे उस बॉडी की बताओ एवरेज स्पीड क्या है. 1 घंटे के दौरान मुझे उसकी बताओ एवरेज स्पीड क्या है. आधे घंटे में बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है. एक बड़ा सा मैंने टाइम इंटरवल आपको दिया और आपसे पूछ लिया कि एवरेज स्पीड क्या है.
ठीक है। सिमिलरली मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ। अब हम जो व्हीकल्स ड्राइव करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो वहां पर हमें स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, राइट। तो वो कौन सी स्पीड बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। उस इंस्टेंट पर आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, या फिर 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। वहां पर हमें 5 मिनट पहले की स्पीड नहीं जाननी है, ठीक है। तो जब भी बॉडी की स्पीड चेंज होती है तब आपसे दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो आप इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ उस बॉडी की उसी इंस्टेंट पर, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर, या फिर एक टाइम इंटरवल आपको दे दिया जाएगा, 10 सेकंड, 10 घंटे या फिर 10 मिनट, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम के दौरान आपको क्या बतानी है? एवरेज स्पीड बतानी है। ओके, तो हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में किया था, वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। फॉर्मूला यही रहता है, बस हम क्या कह देते हैं, उतने टाइम इंटरवल में जितना भी टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड निकालने का तरीका। लेकिन अगर मुझे जाननी है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो मुझे क्या करना होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए मुझे अपने जो ये इंटरवल है, टाइम इंटरवल को बहुत ही ज्यादा स्मॉल बनाना होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। लेकिन मैं चाहता हूं कि डेल्टा टी बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो जाए, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो जाए। तो ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं? डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर है? तो ये तरीका बन जाते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड जानने का। इसके ऊपर बेस हम क्वेश्चंस आज करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो आपने हमेशा स्पीड के अंदर क्या यूज करनी है? डिस्टेंस। अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी में आप क्या यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को यूज करेंगे। यहां पर भी अगर बॉडी की वेलोसिटी जो है, देखिए वो नॉन यूनिफॉर्म है, अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो यहां पर आपसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं सेम वे में। या तो मुझे बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, उस इंस्टेंट पर बॉडी की वेलोसिटी बताओ, या फिर मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल के अंदर। तो सेम फॉर्मूला रहेगा। देखो, एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो हमें करना होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, उस टाइम इंटरवल में बॉडी जितना भी टोटल डिस्प्लेस हुई है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। लेकिन अगर मुझे जाननी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो मैं सेम फॉर्मूला यूज करूंगा। देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि ये तो है ही स्केलर क्वांटिटी लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड से मैच होगा। क्योंकि जब हम गाड़ी चला रहे हैं, हम 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, लेट्स से, स्पीडोमीटर हमें क्या बता रहे हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहे हैं। तो वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी है 60 किलोमीटर पर आवर किस डायरेक्शन में, बस एक डायरेक्शन और बतानी है साथ में, तो वो वेलोसिटी बन जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो यू अग्री कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के। तो फॉर्मूला कैसे चेंज हो सकता है? फॉर्मूला भी सेम होगा dx अपॉन dt, ठीक है। तो ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब साथ में अगर मैं इसके डायरेक्शन बता दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगी? वो वेलोसिटी बन जाएगी। तो आपको बस डायरेक्शन और बतानी है तो वो सेम ही चीज है। आई होप आपको क्लियर है इतना पार्ट, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाना है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। वी आर डूइंग जस्ट अ क्विक रिवीजन। तो ये सब हो गया स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस एक्सेलरेशन। जब भी बॉडी की स्पीड चेंज होती है या फिर वेलोसिटी चेंज होती है तो वहां पर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वर्ड का मीनिंग वैसे तो यही होता है कि स्पीड का इंक्रीज होना, मतलब एक्सेलरेटर जब हम दबाते हैं गाड़ी के अंदर, प्रेस करते हैं तो क्या होता है? स्पीड बढ़ती है ना, डिक्रीज तो नहीं करती। तो एक्सेलरेटर वर्ड का मीनिंग यही होता है कि किसी चीज का इंक्रीज करना यूजुअली। बट एक्सेलरेशन दो तरह की हो सकती है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो आपकी स्पीड क्या करेगी? आपकी जो स्पीड है, स्पीड या फिर मैं वेलोसिटी भी कह सकता था, ठीक है, स्पीड इंक्रीज करेगी, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी की नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब मिलती है? जब हम ब्रेक दबाते हैं, ठीक है, गाड़ी के अंदर हमने ब्रेक्स को प्रेस किया तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा और आपकी गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगी और वो जीरो बन जाएगी, ठीक है। तो स्पीड डिक्रीज करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक्सेलरेशन वर्ड सिर्फ इंक्रीज करने के लिए ही यूज करेंगे। ऑल्दो जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है तो उसके लिए हमने दो अलग से वर्ड्स को बनाया हुआ है, या तो हम वो भी यूज कर लेते हैं। वन इज रिटार्डेशन, या तो हम क्या यूज करते हैं? रिटार्डेशन, या फिर हम यूज करते हैं डिसेलरेशन। ओके,
तो ये दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए हम सिर्फ एक्सेलरेशन यूज करते हैं, उसके लिए इतने सारे नाम नहीं है। नेगेटिव के लिए रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन भी हम यूज करते हैं, ये दोनों ही वर्ड्स, ठीक है। आपको क्लियर है, यहां पर स्पीड डिक्रीज करेगी और यहां स्पीड इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब देखिए, जब स्पीड इंक्रीज करनी है किसी चीज की तो वो मैं एक कांस्टेंट रेट से कर सकता हूं, या तो मेरी हर सेकंड में स्पीड फिक्स है कि इतनी ही बढ़ेगी, हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, नेक्स्ट सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, अगली सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। तो वहां एक्सेलरेशन कैसी हो जाती है? यूनिफॉर्म, यानी कि आपकी स्पीड या फिर वेलोसिटी के बढ़ने का जो तरीका है वो यूनिफॉर्म है, एक ही जैसा है, वो चेंज नहीं कर रहा। या फिर आपकी एक्सेलरेशन कैसी हो सकती है? नॉन यूनिफॉर्म, अगर कोई एक स्टैंडर्ड ही नहीं है, ठीक है। पहली सेकंड में बढ़ गई 2 मीटर पर सेकंड, फिर बढ़ गई 5 मीटर पर सेकंड नेक्स्ट सेकंड में, ठीक है। तो ये होगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑलराइट। वैसे हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ओके। चेंज इन वेलोसिटी मतलब या तो मैं लिखूंगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। या फिर आप ये कह लीजिए कि कितना वेलोसिटी में चेंज आया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ओके। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, कि कितना चेंज आया वेलोसिटी में और कितने टाइम में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग होगा कि जो आपकी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, और क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मीनिंग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, देखो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, ओके। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग होगा कि आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी, यहां पर कुछ भी चेंज हो जाए। अगर एक्सेलरेशन देखो, इफ आई एम सेइंग कि एक्सेलरेशन एक बॉडी की है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी किस में होगा? मीटर पर सेकंड में होगा, और नीचे एक और सेकंड है ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। सो लेट्स से एक्सेलरेशन किसी बॉडी की 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट मैंने नहीं बताया कि वो एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर वो डायरेक्ट एक्सेलरेशन लग रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अगर वो पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दैट मीन्स वो स्पीड या फिर वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी, ठीक है। और अगर आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वही एक्सेलरेशन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना स्टार्ट करेगी तो वो नेगेटिव बन जाएगी, राइट। तो डायरेक्शन के चेंज होने से, अब मैग्नीट्यूड तो सेम रहा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन के चेंज होने से देखो वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, मैग्नीट्यूड भले ही सेम है, डायरेक्शन चेंज होने से भी वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बन जाएगी। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, ये सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए नहीं है, वेलोसिटी के लिए भी है, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो। देखिए, अगर उसको आप चेंज करना चाहते हो उस वेक्टर क्वांटिटी को, या तो आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज करें या फिर आप उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, कीपिंग द मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, या फिर आप दोनों चीजें चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से वो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ऑलराइट। सो नाउ वी विल डिस्कस, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं मोशन कितने टाइप का होता है। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, तो हम एक बार दोबारा से पढ़ रहे हैं। मोशन एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। दो कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया है, यूनिफॉर्म मोशन, अनदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। तो अब यूनिफॉर्म मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहां हम बाद में बात करते हैं, इसकी भी सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या है? जो मोशन एक जैसा रहे, जो मोशन एक जैसा रहे, बदले ना, ठीक है। सो इसका मीनिंग ये होगा व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि यहां पर मोशन में हमें सिर्फ कितना वो बॉडी मूव कर रही है इतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये भी इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्शन जब हम एसोसिएट कर देते हैं मूवमेंट के साथ में, तो वो क्या बन जाती है? डिस्प्लेसमेंट बन जाती है, राइट। तो अगर मैं ये कहूं यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कैसे कर सकता हूं, अगर एक बॉडी देखो हर एक सेकंड में इक्वली डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। एक सेकंड में 1 मीटर डिस्प्लेस हुई, फिर नेक्स्ट सेकंड में फिर 1 मीटर डिस्प्लेस हुई, फिर 1 मीटर डिस्प्लेस हुई, सेम डायरेक्शन में ही जा रही है, सो दैट मोशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है। वो मोशन बदल नहीं रहा है, हमेशा एक ही जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो जाती है यूनिफॉर्म मोशन की। अभी हम डिफाइन करेंगे वन बाय वन। सिमिलरली देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाता है? जब एक बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
ऑल राइट, सो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, unequal displacement in equal interval of time, equal interval of time, all right। तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करने का तरीका। अभी हम देखेंगे कि हम इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, वेलोसिटी के बेसिस पर और एक्सेलरेशन के बेसिस पर भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन को हमने कैसे डिफाइन किया, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल, अब अनइक्वल नहीं कहेंगे क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो आई विल राइट इक्वल displacement in equal interval of time, all right। so this is the way we can define uniform motion and non uniform motion, okay। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट यानी कि अगर मैं लिख रहा हूं डेल्टा एक्स, चलो वेक्टर बना देता हूं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये जो चीज है ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। सो दिस इज वेलोसिटी, ओके। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहां पर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि यहां नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। यहां पर क्या है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप हर बार इक्वल डेल्टा एक्स आपकी डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा टी आपका टाइम है, अगर ये दोनों चीजें हर बार सेम ही रहेंगी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगले इंटरवल में भी इक्वल डिस्प्लेसमेंट सेम, ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल में भी सेम आपकी डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर ये दोनों नंबर सेम है तो क्या मैं कह सकता हूं यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। और अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट कह रहा हूं दैट मींस कि उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों चीजें कांस्टेंट होंगी, राइट, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन के लिए। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैं क्या कह सकता हूं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी वेक्टर नॉट कांस्टेंट, ऑलराइट। तो उसका कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया, क्योंकि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि आपका डेल्टा टी तो हर बार सेम है, आप 1 सेकंड में ही ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो कितना डिस्प्लेस हुई, नेक्स्ट 1 सेकंड में भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपका टाइम इंटरवल्स इक्वल है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो हर इंटरवल में अलग अलग हो रही है। दैट मीन्स वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो सकती है, ऑब्वियसली फिर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक तरह से तो हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, देखो, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन अगर उसको हम समझें, अगर उसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो वो क्या बनता है, वो वेलोसिटी बनती है। और हमें समझ में आता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि इस तरह से हम सेकंड डेफिनेशन बना सकते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ऑलराइट। अब देखिए, जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, थर्ड डेफिनेशन हम बनाएंगे अभी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूं, वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, राइट, आई कैन से कि वहां पर एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अगर मुझे किसी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करना है, इंक्रीज करना हो या फिर डिक्रीज करना हो, तो एक्सेलरेशन का होना जरूरी है। एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता, सो नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैं किसी बॉडी की वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना चाहता हूं, उसकी वेलोसिटी चेंज ही ना हो, दैट मीन्स उसकी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड वे टू डिफाइन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो आप समझ गए कि इसको डिफाइन करने का कोई एक तरीका नहीं है, बट ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो यही यूज करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वाली डेफिनेशन आपको बुक्स में यही देखने को मिलती है, बट यू कैन यूज दिस डेफिनेशन, ये भी करेक्ट है। यू कैन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जहां पर एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो,
है ना कुछ एक्सेलरेशन हो, वो बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज करे, डिक्रीज करे या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज करे, कुछ तो करे, यानी कि एक्सेलरेशन को वहां पर होना चाहिए। और अगर एक्सेलरेशन 0 है दैट मीन्स वो मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो आपको हर तरह से क्लियर है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिए एक्सेलरेशन अगर देखिए नॉन जीरो है, यानी कि एक्सेलरेशन कुछ तो है। अब वो जो कुछ है वो कांस्टेंट भी हो सकती है, ठीक है, हो सकता है जो वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। अब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मीनिंग क्या है कि वो चेंज होगी, ठीक है। और अगर वो चेंज हो रही है तो उसके दो तरीके हैं, या तो वो एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो या फिर वो एक कांस्टेंट रेट से चेंज ना हो, ठीक है। सो अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज होती है तो आई कैन से कि वहां पर एक्सेलरेशन जो है देखिए वो यूनिफॉर्म है, एंड आई विल से कि दैट मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। आपको समझ में आया, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज होती है, कांस्टेंट रेट से चेंज होती है क्योंकि वेलोसिटी के चेंज होने का रेट होता है एक्सेलरेशन, और अगर वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है तो आई कैन से एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन 0 नहीं है, कुछ तो है, लेकिन वो जो भी वैल्यू है वो सेम है, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है। सो दैट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। एक्सेलरेशन की तरह से कि वे में अगर हम सोचें तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन मोशन कैसा है, मोशन वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा कंप्लीट नाम, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना, यहां पर वर्ड आ रहा है यूनिफॉर्म, लेकिन वो किसके लिए आ रहा है, एक्सेलरेटेड के लिए, यानी कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है लेकिन मोशन तो वो नॉन यूनिफॉर्म है ना, ठीक है। सिमिलरली अगर आपकी एक्सेलरेशन चेंज होती है, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, आपकी वेलोसिटी देखिए चेंज हो रही है लेकिन उसके चेंज होने का कोई कांस्टेंट रेट नहीं है, ठीक है। कभी वो ज़्यादा बढ़ गई, कभी वो कम हो गई। अब आप घर से निकलते हैं, ठीक है, आपको कहीं जाना है, स्कूल तक जाना है, कहीं भी जाना है, ठीक है, मार्केट तक जाना है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं तो स्पीड बढ़ती है गाड़ी की, उसके बाद में कोई ब्रेकर आया, फिर चलो हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, हम अब क्या करते हैं, ब्रेक लगाएंगे बीच में, ठीक है। तो यानी कि हमने एक्सेलरेशन, पहले एक्सेलरेटर दबाया फिर ब्रेक दबाया, यानी कि हमने हर तरह की एक्सेलरेशन दी, पॉजिटिव नेगेटिव मिक्सचर। तो थ्रू आउट द जर्नी आपकी एक्सेलरेशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है ना, है ना। वो कैसी एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, वो मोशन कैसा है, वो नॉन यूनिफॉर्म ही है दोनों सिचुएशंस में, ठीक है। यहां पर एक्सेलरेशन की बात हो रही है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी हो सकती है और एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, ऑलराइट। सो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो काफी लंबी सी एक लाइन बन गई है, लेकिन इसको आपने पार्ट्स में समझना है। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप समझ ही गए, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, और वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो दैट मीन्स आपकी एक्सेलरेशन 0 भी नहीं है। तो यहीं से क्लियर है, वैसे तो हम इतना बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो क्लियर है कि हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ही बात करें, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में हम ऐसी कोई फर्दर डिवीजन या क्लासिफिकेशन पढ़ते ही नहीं है, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अब हम इनको एक बार इकट्ठी ये डेफिनेशंस एक साथ देख लेते हैं। सो नाउ वी कैन डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, वही सब बातें हमें दोबारा से करनी है जो भी हमने की थी। फर्स्ट डेफिनेशन या फिर पहला तरीका जो आप डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जब एक बॉडी सेम अमाउंट से डिस्प्लेस हो, ओके, देखिए यहां से स्टार्ट हुई, ओके, यहां से स्टार्ट हुई, कुछ डिस्प्लेस हुई 1 सेकेंड में, ठीक है, नेक्स्ट उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई सेम अमाउंट से, फिर वो डिस्प्लेस हुई सेम अमाउंट से, फिर वो डिस्प्लेस हुई सेम अमाउंट से। तो ये जो तरीका है, ठीक है, 1 मीटर 1 सेकेंड, लेट्स से 1 मीटर फिर 1 सेकेंड, तो सेम अमाउंट से डिस्प्लेस हो रही है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। साथ ही साथ डायरेक्शन भी देखो सेम रहनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए। जैसे ही वो बॉडी लेट्स से यहां पर जाकर अब वो वापस अगर आए, ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज होगी, अब वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं रही, ठीक है। पहले जो डिस्प्लेसमेंट थी वो इस डायरेक्शन में हुई, वापस आते हुए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई।
तो अगेन देखो वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो जाती है, आपकी ये डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो दिस कांट बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में बॉडी रुके ही ना, बस कंटिन्यूअसली चलती जाए सेम वेलोसिटी के साथ में, ठीक है, तब हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। सेकेंड वे जो डिफाइन करने का होता है व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म, या फिर हम क्या कह सकते हैं कांस्टेंट। तो इस सिचुएशन में अगर मैं हर एक इंटरवल में वेलोसिटी कैलकुलेट करूं तो वेलोसिटी सेम है, 1 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, 1 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, 1 मीटर पर सेकेंड कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। सो दिस इज अनदर वे टू डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। थर्ड पार्ट इज व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 0, जब बॉडी की एक्सेलरेशन हो ही ना। अब इस सिचुएशन में आप मुझे बताइए, क्या बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, नहीं कर रही। क्या बॉडी रिटार्ड कर रही है, उसकी स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, नहीं, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, बिल्कुल कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो वहां पर एक्सेलरेशन कैसे हो सकती है, ठीक है। सो देयर आर 3 वेज टू डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तीनों ही तरीके सही हैं, आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो हम क्या फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर वेलोसिटी हमने देखा, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ऑलराइट, और एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो वो तो 0 है, एक्सेलरेशन तो है नहीं। तो आपने, अगर आप सोच रहे हैं कि हम वो इक्वेशंस यूज करें जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, यानी कि v = u + at, है ना, वो सब इक्वेशन में तो एक्सेलरेशन चाहिए हमें, और एक्सेलरेशन तो नहीं है ना, तो वो इक्वेशंस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमारा सिंपल फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वैसे तो यही फॉर्मूला, स्पीड क्या होती है, = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। या फिर आप यूज़ कर ले वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। यही फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, इक्वल डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया, इक्वल डिस्प्लेस हुई, ठीक है। लेट्स से 2 मीटर्स वो डिस्प्लेस हुई, यहाँ पर भी वो कितना डिस्प्लेस हुई, 2 मीटर्स डिस्प्लेस हुई, फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 2 मीटर्स ही हो रही है। अब देखिए इस सिचुएशन में वो जितना भी आगे मूव कर ले, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, ठीक है। उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, क्योंकि वो फॉरवर्ड ही डायरेक्शन में जा रही है, बैक वो वापस भी नहीं आ सकती, ठीक है। वापस आएगी तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस तो फिर भी बढ़ेगा। लेकिन वो सिचुएशन भी अलाउड नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वो बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में देखो डिस्टेंस और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहेंगे, इक्वल ही होते हैं, ठीक है। यानी कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ऑल्दो बस डिस्प्लेसमेंट के साथ में हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली वेलोसिटी के साथ में जो भी आपकी स्पीड निकल कर आ रही है, स्पीड क्या आ रही है, देखो 2 मीटर 1 सेकेंड में अगर वो ट्रेवल कर रही है तो व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड है। व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किस डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में, बस उसके आपने डायरेक्शन बता दी, या फिर आप लिख देंगे एक्स कैप, क्योंकि अगर मैं इस डायरेक्शन को क्या मान रहा हूँ, एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आता है। तो आई कैन राइट एक्स कैप या फिर आई कैप, ये सब हम लगा सकते हैं वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए। लेकिन ये देखिए, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड है, ऑलराइट। तो यूनिफॉर्म मोशन बहुत ही आसान सा होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला ही समझना है, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए स्पीड या फिर वेलोसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या पूछ सकते हैं इस सिचुएशन में, एवरेज, है ना, एवरेज स्पीड बता दो या फिर एवरेज वेलोसिटी बता दो, लेकिन वो भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं देखो, अगर एक छोटे से इंटरवल में देख रहा हूँ तब भी 2 मीटर पर सेकेंड है, अगर मैं बड़े इंटरवल में देखूँ तो 2 + 2 + 2 यानी कि 6 मीटर हो गया, तो टाइम भी कितना हो गया, 1 2 एंड 3 सेकेंड्स, तो 6 मीटर्स इन 3 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई, अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन काफ़ी सिंपल है, कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज़ करें, बात एक ही है, मैं आपको समझा चुका हूँ, ओके। और आई होप आपको ये समझ में आ गया।
अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनिफॉर्म मोशन के साथ में ही, अब हम देख लेते हैं वही 3 तरीके डिफाइन करने के नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। सो फर्स्ट इज व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि टाइम इंटरवल तो वही रहेगा 1 सेकेंड 1 सेकेंड या फिर कुछ भी, आप 5 सेकेंड्स का भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। सो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप क्या देखते हैं, वो बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है, अनइक्वली डिस्प्लेस हो रही है। सो दैट टाइम कुछ ऐसा होगा, ठीक है। पहली सेकेंड में लेट से वो 5 मीटर डिस्प्लेस हुई, दिस इज फॉर फर्स्ट सेकेंड। नेक्स्ट सेकेंड में आपने देखा वो सिर्फ 2 मीटर ही डिस्प्लेस हुई, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड में आपने देखा वो सिर्फ 1 मीटर ही डिस्प्लेस हुई, ठीक है। तो टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, राइट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बॉडी की डिफरेंट है, अनइक्वल है, इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है, ओके। सो ऐसे सिचुएशन में वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की, बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं होगी। यहाँ पर वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ है 1 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी की जो वेलोसिटी है या फिर स्पीड है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ऑलराइट। सो व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, तो ये हमने देखा था दूसरा तरीका है डिफाइन करने का नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, ऑलराइट। तो वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। और एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का जो तरीका रहेगा व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज नॉन जीरो, ठीक है, यानी कि जीरो ना हो, एक्सेलरेशन क्या ना हो, जीरो के इक्वल ना हो, कुछ ना कुछ तो हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होनी चाहिए, बट कांस्टेंट। अब देखिए कांस्टेंट मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस करें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताना है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए इतना ही काफ़ी है कि जब बॉडी की एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो। कांस्टेंट होना तब ज़रूरी है जब हम चाहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, ओके। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो 2 वजह से हो सकता है, या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वजह से या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वजह से, ठीक है। एट दिस टाइम आई एम ट्राइंग टू डिफाइन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मैं इसे डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि एक्सेलरेशन शुड बी कॉन्स्टेंट, नॉन जीरो तो होनी ही चाहिए, जीरो के इक्वल तो ना हो, बट वो कॉन्स्टेंट भी हो, जो भी वैल्यू हो पॉजिटिव नेगेटिव वो कॉन्स्टेंट रहे, चेंज ना करे, ऑलराइट। सो आई होप ये आपको समझ में आया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हमने डिफाइन किया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वो बॉडी है, ओके। सो अब यहां पर हम क्या फॉर्मूले यूज करेंगे, फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यहां पर हम क्या फॉर्मूले यूज करेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वर्ड को देखते ही मेरे दिमाग में ये आया कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। मोशन वो भले ही नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज कर सकते हैं, हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन होती है। सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड देन लास्ट इक्वेशन इज v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ऑलराइट, ओके। सो दीज आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ी है, मुझे पता है आपको याद है ये सारी इक्वेशंस, लेकिन आपको क्लास 9 का थोड़ा सा अपना जो मेमोरी है वो इरेज करके आनी पड़ेगी, क्योंकि क्लास 9th में देखिए हम क्या करते थे, हम वेक्टर की फॉर्म में से नहीं पढ़ते थे। हम ये ज़रूर पढ़ते थे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन हम वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। या फिर हमने वेक्टर्स में जो अभी पढ़ा है कि आई कैप एक्स कैप ये सब हम लगा रहे थे, यूनिट वेक्टर्स ये सब हम यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम क्या करते थे, एक्सेलरेशन का आप अगर हम देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि आप क्लास 9th में क्या करते थे और हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ, आपने ये चैप्टर में पढ़ा है वर्टिकल मोशन भी क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि अर्थ के आसपास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो कांस्टेंट ही मानते हैं, ठीक है। तो उस एक्सेलरेशन को अगर हम कांस्टेंट मान रहे हैं, सो आई कैन से दैट मोशन इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑल्सो वो एक लाइन के अलोंग है,
तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, तो इस चैप्टर में हमें वो भी पढ़ना चाहिए, राइट। तो जब हम वहाँ पर पढ़ते थे तो हम ये पढ़ते थे कि बॉल को अगर हमने ऊपर फेंका, ठीक है, तो हम क्लास 9th में क्या करते थे, मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो वेलोसिटी हम क्या कहते थे, डिक्रीज कर रही, या फिर बॉडी की स्पीड डिक्रीज करेगी जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी, तो हम कहते थे ऊपर जाते हुए आप एक्सेलरेशन को मानो नेगेटिव, ठीक है, ऐसा हम करते थे। और जब वही बॉल वापस आती है नीचे तो हमें पता है उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ना मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो हम कहते थे अब आप एक्सेलरेशन को मानो पॉजिटिव। क्लियर है, बिल्कुल दोनों चीजें आपको क्लियर है। ऐसा हम क्लास 9th में करते थे, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ऐसे ही पढ़ा होगा क्योंकि क्लास 9th में ये चीज ऐसे ही पढ़ाना आसान होती है। तो ऊपर जाते हुए हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव मान लेते थे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे आते हुए हम लिखते थे +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। लेकिन अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, ये करना गलत क्यों है, अब हम इसको चेंज क्यों कर रहे हैं। देखो दोनों ही सिचुएशन में फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स कहां लग रहा है, अर्थ तो इस बॉडी को नीचे पुल कर रही है, ठीक है, तो फोर्स जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, और इस फोर्स की वजह से ही क्या है, वो एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो दोनों सिचुएशन में डाउनवर्ड्स है, बॉडी चाहे ऊपर जाए बॉडी चाहे नीचे आए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का साइन हम क्यों चेंज कर रहे हैं, साइन हम कब चेंज करते हैं, जब एक वेक्टर मान लीजिए नीचे की तरफ है, अगर मैंने उसको अपवर्ड बनाना है तो मैं उसका साइन चेंज करूंगा, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है, यू अग्री विद मी। तो इसलिए हम ये तरीका यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम एक्सेलरेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही साइन यूज करेंगे, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, वो हमारे ऊपर है कि हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं। ऑलराइट, सो ये जो क्लास 9th में आपने पढ़ा है प्लीज इसे अपने दिमाग से ऐसे डिलीट कर दें, ठीक है। उसके बाद में हम इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे। अभी मैंने सिर्फ ये बताया है कि जब हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन को स्टडी करना है जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, क्योंकि हमें वही मोशन पढ़ना पड़ेगा जहां एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, तो वहां पर हम इन 3 इक्वेशंस को लगाकर आसानी से अपनी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी जाननी है, कितना वो डिस्प्लेस हुई है उसकी डिस्प्लेसमेंट जाननी है, ठीक है, एक्सेलरेशन जाननी है, कितना टाइम उसको लगेगा, कुछ भी हमें पता करना है तो हम इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। बट ये तीनों इक्वेशंस हमें डिराइव भी करनी है यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ओके, जो हमने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में आपने पढ़ा ही होगा, तो वो यूज़ करके हम इनको डिराइव भी करेंगे पहले और फिर हम इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए नाउ जस्ट इसको हम समराइज कर देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन को अगेन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो आप 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड होगी, ठीक है, दोबारा से मेरे साथ याद करिए। यूनिफॉर्म मोशन में आप क्या बोलते हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप क्या बोलेंगे, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, आप यहां पर वर्ड लगाएंगे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहां पर आप वर्ड यूज करेंगे इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है। वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म मोशन में कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन दोनों बिल्कुल सेम होनी चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी को कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, राइट। सो आई विल राइट नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। चलिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन में होते ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं होगी, 0 तो नहीं होगी। अब वो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है और वो वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब होती है उसको हम कह देते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन जब होती है तो हम उसे कह देते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमें यही वाली सिचुएशन ज्यादा मिलेगी जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, बट वेरिएबल एक्सेलरेशन के भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन टुडेज लेक्चर। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कल के लेक्चर में भी हमने क्वेश्चंस नहीं किए, हमने सिर्फ बेसिक टर्म्स को पढ़ा, और आज के लेक्चर में भी हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन ये होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये होता है। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सिंपल से, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी पर बेस्ड या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटीज पर बेस्ड।
ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, देखिए क्या, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑन अ 60 किलोमीटर ऑफ ट्रैक, मैं मान लेता हूँ यहाँ से ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, से लेकर ये जो ट्रैक है वो 60 किलोमीटर का ट्रैक मैंने बना दिया, ठीक है। फर्स्ट 30 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर का अगर टोटल है तो 30 किलोमीटर उसका हाफ हो गया, ठीक है। तो पहले जो 30 किलोमीटर्स हैं वो ट्रेन ने ट्रेवल किए कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से ट्रेन ने ट्रेवल किए, ठीक है। हाउ फास्ट द ट्रेन मस्ट ट्रेवल नेक्स्ट 30 किलोमीटर, अब ये जो अगले 30 किलोमीटर्स हैं वो ट्रेन को किस स्पीड से ट्रेवल करने चाहिए, ठीक है। हाउ फास्ट द ट्रेन मस्ट ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप, ठीक है। इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूं, इसको मैं पॉइंट बी बोल देता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरी जो ट्रिप है इसके लिए एवरेज स्पीड क्या निकल कर आए, 40 किलोमीटर पर आवर निकल कर आए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, ठीक है। हमारी एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट। सो आई विल राइट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब हमें टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, टाइम के बारे में तो नहीं है, ठीक है। हमें डिस्टेंस पता है, पहला डिस्टेंस ये है, दूसरा डिस्टेंस ये है, ठीक है। इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो टोटल डिस्टेंस कैसे हो जाता है, देखो दो ही पार्ट्स हैं इस ट्रिप के। सो आई विल राइट S1, ये मेरा पहला डिस्टेंस, प्लस S2, ठीक है, ये मेरा सेकेंड डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय टाइम 1 प्लस टाइम 2, ठीक है। ये सिचुएशन है, लेकिन हमें टाइम तो देखो गिवन ही नहीं है, हमें डिस्टेंस पता है और हमें स्पीड, हमें दोनों पार्ट्स में क्या पता है, स्पीड पता है, मतलब फर्स्ट पार्ट में आपको पता है, सेकंड पार्ट में आपको निकालनी है। सो दिस इज योर V1 जो फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी या फिर स्पीड है। सेकंड पार्ट के लिए जो V2 है वो आपको निकालना है, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला तो देखो यही रहता है ना, डिस्टेंस आपको पता है, टाइम जो नहीं पता वो निकाल लो, जो नहीं पता वो निकाल लो। अब T1 कैसे निकलेगा, देखो अगर आपको S1 है ना, ये डिस्टेंस पता है, आपको V1 पता है, तो T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा S1 अपॉन V1, है ना। और टाइम T2 क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस S2 जो सेकेंड पार्ट का डिस्टेंस है अपॉन जो सेकेंड पार्ट की वेलोसिटी या फिर स्पीड है अपॉन V2। क्लियर है, यही चीज हमें करनी है। एवरेज स्पीड हमें पता है कितनी चाहिए, 40 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, तो चलिए इसको फटाफट से हम सॉल्व करते हैं। देखो टाइम 1 निकाल लेते हैं। टाइम 1 क्या होगा, देखो S1 अपॉन V1 दोनों ही 30 हैं, तो टाइम 1 आ जाएगा 1, देखो 30 अपॉन 31 हो जाएगा, तो आई विल राइट 1 आवर, ठीक है। जब हमें T2 चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी कि वो भी 30 है अपॉन V2, सो इट विल बिकम 30 अपॉन V2 यानी कि हमारा टाइम T2। ऑलराइट, सो नाउ आई नो T1 इज इक्वल टू 1 आवर, T2 इज इक्वल टू 30 अपॉन V2, ये वैल्यू मुझे यहाँ सब्सिट्यूट करनी है। ऊपर क्या है देखो 30 प्लस 30, क्लियर है। एवरेज स्पीड मुझे क्या चाहिए, 40 चाहिए, सो एवरेज स्पीड पर मैंने लिख दिया 40। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए S1 प्लस S2 कितना हो गया, 60 हो गया, क्योंकि 30 प्लस 30 60 किलोमीटर्स। ऑलराइट, यहाँ पर क्या है टाइम, ये तो 1 आवर आ गया है, सो 1 आवर आई एम राइटिंग, और ये कितना हो गया है 30 अपॉन V2, ये भी आवर्स में ही है, ठीक है, इसको भी आवर्स में ही समझेंगे। सो इट इज 30 अपॉन V2, ये भी आवर्स में है, ठीक है। अब इस सिंपल सी इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। देखो इस इक्वेशन में क्या नहीं पता आपको V2 की वैल्यू नहीं पता, वो निकाल लेंगे, ठीक है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज 40 लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पर क्या था देखो 60, चलिए ठीक है, ये क्या है 1, साथ में हमें क्या चाहिए 30 अपॉन V2, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग आर अगेन, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं अब, ठीक है। सो अगर मैं V2 को क्या ले लूं, LCM ले लूं, अगर V2 LCM है तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा V2 प्लस 30, इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये V2 कहां जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या लिख सकता हूं, इसे 60 अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए V2 प्लस 30, सही है, V2 प्लस 30, और ये V2 कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है, V2 यहाँ आ गया।
डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है। अब हमें क्या करना है, यहाँ 40, यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करनी है सिंपली, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक काम करो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 60, थोड़े से नंबर्स छोटे हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करो, देखो 4 के साथ में क्या होगा, V2 प्लस 30 वहाँ चला जाएगा, सो क्या बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ V2 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा देखो 30 से, सो 4 3 12, 120 बन जाएगा। क्लियर है इतना पार्ट। यहाँ पर क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई होगा V2 के साथ में, ठीक है, तो ये है 4V2, उसको वहाँ भेज दो, ये हो गया 120 इज इक्वल टू 6V2। क्लियर है, 6V2 माइनस क्या हो गया 4V2, ठीक है, 6 माइनस 4 इज 2 टाइम्स ऑफ V2, यहाँ पर तो 120 है, अगर 2 टाइम्स ऑफ ये वेलोसिटी या फिर स्पीड 120 चाहिए तो क्या हो जाएगा 60 कैंसिल, V2 आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ये क्वेश्चन था एवरेज स्पीड के ऊपर बेस्ड, हमें यही जानना था कि सेकंड पार्ट जो है उसकी जर्नी का, ट्रेन की जर्नी का, उसमें स्पीड क्या होनी चाहिए, तो हमने देखा 60 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। फर्स्ट जो पार्ट था जर्नी का उसमें उसने स्पीड रखी 30 किलोमीटर पर आवर, तो सेकंड पार्ट में कितनी स्पीड होनी चाहिए ताकि एवरेज जो है, एवरेज क्या आ जाए 40 किलोमीटर पर आवर आ जाए, ठीक है। तो हमने बस वही सिंपल हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप देखेंगे एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से बाहर नहीं होंगे, ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज करना है, बस जो स्टेटमेंट आपको उसे समझना है, वो घुमा फिरा के कैसे भी दी हो, फॉर्मूला आपका यही यूज होने वाला है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडेज लेक्चर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है, x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर, t यहाँ पर क्या है टाइम, कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट ए, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब याद करिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, टाइम इंटरवल्स को इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल बना देना है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है ना, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता है, लेकिन वो क्या बन जाता है, dx बाई dt बन जाता है, ठीक है। सो v इंस्टेंटेनियस, ठीक है, v इंस्टेंटेनियस विल बी dx अपॉन dt, ठीक है। वेलोसिटी तो डायरेक्शन के साथ होती है, तो डायरेक्शन में देखो गिवन है मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में हमें इतना ज्यादा वेक्टर्स को यूज नहीं करना है, सिंपली हमें जैसा हम सॉल्व करते आते हैं वैसे ही करना है, डायरेक्शन आपको बता देने की एक्स एक्सिस के अलोंग है बस मोशन, ठीक है, ऐसे काम चल जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो दिस इज dx बाई dt। नाउ व्हाट इज x, x हमारा ये फंक्शन है, यानी कि मुझे d बाई dt डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन को। ये क्या है, 18 टाइम्स ऑफ t प्लस 5t स्क्वायर, ओके। सो दिस t इज द वेरिएबल और t के विद रिस्पेक्ट टू ही हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें। अब डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, ठीक है, 18t, तो 18 तो जस्ट एक कांस्टेंट है और t का डिफ्रेंशिएशन t के विद रिस्पेक्ट टू हो जाएगा 1, तो उसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आएगा प्लस साइन, 5 तो एक कांस्टेंट है, ठीक है, उसे मैंने बाहर लिख लिया। t स्क्वायर को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या बनेगा, पावर आगे, पावर को हम ले आएंगे आगे और एक पावर कर देंगे कम, सो 2t, ठीक है। तो क्या हो गया देखिए, 5 2 क्या हो गया 10, सो आई कैन राइट 10 टाइम्स ऑफ t, ठीक है, प्लस कांस्टेंट यहाँ पर क्या बचा है 18। दिस इज माय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझसे इन जनरल नहीं पूछी है। अब ये तो मेरे पास देखो जनरल आ गया कि मैं किसी भी टाइम की वैल्यू यहाँ पर डालूं, इस वेरिएबल t की जगह पर मैं 0 डाल सकता हूँ, 1 2 3, कोई भी आप टाइम मुझे दो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ और वेलोसिटी मुझे मिल जाएगी, उस इंस्टेंट पर मुझे वेलोसिटी पता लग जाएगी। क्वेश्चन में मुझसे पूछा है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। सो v इंस्टेंटेनियस जब टाइम क्या होगा 2 सेकेंड्स के इक्वल होगा, ठीक है, व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड्स क्या हो जाएगा, टाइम की वैल्यू डाल दो 2 और कुछ भी नहीं करना, 10 2 20, ठीक है, प्लस 18, सो ये क्या बन गया 38, और ये किस में होना चाहिए, सेकेंड्स में है, डिस्टेंस हमें मीटर्स में ही गिवन होगा, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। ऑलराइट, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपने सॉल्व किया तो आप आंसर मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट बी, ठीक है। बी पार्ट में देखो हमसे पूछिए एवरेज वेलोसिटी,
एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी तो किन्हीं दो टाइम इंटरवल्स के बीच में होनी चाहिए, मतलब एक टाइम इंटरवल प्रॉपर होना चाहिए, तो वो हमें गिवन है। क्या टाइम इंटरवल गिवन है? बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। तो जब टाइम 2 सेकेंड है से लेकर टाइम 3 सेकेंड के बीच में जितनी भी उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, टोटल डिस्प्लेसमेंट को हमें टोटल टाइम तो देखो इस इंटरवल का कितना है, 1 सेकेंड, ठीक है। अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी इस क्वेश्चन के लिए, इस पार्ट के लिए, तो वो 1 सेकेंड है ना। 3 और 2 सेकेंड के बीच में कितना गैप हुआ, एक ही सेकेंड तो हुई, तो टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड, क्लियर है। और हम क्या कर सकते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट खुद एक टाइम का फंक्शन है ना। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, 18t + 5t स्क्वायर, ओके नेक्स्ट पेज, यस। सो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो मैंने देखा ये टाइम इंटरवल डेल्टा t अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो वो सिर्फ 1 सेकेंड का ही है, ज़्यादा बड़ा टाइम इंटरवल है नहीं। अब x यानी कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो आपको कितनी गिवन है, 18t + 5t स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एट डिफरेंट टाइम, ओके। सो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, जब टाइम 2 सेकेंड होगा तो बताइए मुझे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। x की वैल्यू हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो x विल बी, टाइम को डालो यहां पर 2, 18 2 सा क्या हो गया 36, प्लस टाइम को डालो यहां पर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, देखो 36 + 20 कितना हो गया, 56 मीटर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है तो वो मीटर्स में ही आनी चाहिए, सीधी सी बात है। अब हम इसको यही डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए इन दोनों टाइम इंटरवल्स के बीच में कितना वो डिस्प्लेस हुआ है ये मुझे जानना है, ठीक है। तो मुझे पता होना चाहिए कि 2 सेकेंड्स पर उसके डिस्प्लेसमेंट क्या है और 3 सेकेंड्स पर वो कितना डिस्प्लेस्ड है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे इस टाइम इंटरवल में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो टाइम को डाल दो 3, 18 3 सा क्या होता है, 18 3 सा क्या होता है 56, नहीं 3 8 20 54 होता है, राइट। 18 3 सा इज 54 और हम क्या करेंगे यहाँ पर भी 3 सब्सिट्यूट करेंगे, 5t स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 सा क्या हो गया 45, ऑल राइट। अब दोनों को ऐड करो 54 + 45, तो ये बन जाएगा 99। आई होप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं हुई है तो दिस इज 99 मीटर। कितनी डिस्प्लेसमेंट है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमें दोनों टाइम्स पर क्या पता लग गया, देखो 2 सेकेंड पर भी मुझे पता है कितनी डिस्प्लेसमेंट है, 3 सेकेंड्स पर भी मुझे पता है कितनी डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि डेल्टा x, ठीक है। डेल्टा t मुझे ऑलरेडी पता है 1 सेकेंड है, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा 99 मीटर माइनस 56 मीटर, तो 9 - 6 इज 3, 9 - 5 इज 4, 43 मीटर्स, ऑल राइट। सो दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट। ये जो टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड का, इसके दौरान 43 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट हुई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। सो व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी विल बी 43 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, तो क्या बन जाएगा 43 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, यहां पर हमने क्या कैलकुलेट की, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट इज सी पार्ट, या फिर मैं कह सकता हूं थर्ड पार्ट, ओके। चलिए थर्ड पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है पहले तो। सो इन थर्ड पार्ट दे आर आस्किंग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी चाहिए, और कैसी, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए हमें चाहिए होता चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी कि डेल्टा v बाय डेल्टा t। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस जानना हो तो टाइम इंटरवल को क्या कर दो, छोटा 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 और बिल्कुल छोटा, यानी कि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल।
तो तब वो क्या बन जाता है, यही डेल्टा वी बाई डेल्टा टी बन जाता है डी वी अपॉन डी टी, यानी कि डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जाननी है तब भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है, किसका, एक्स का, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी जो हमने यहाँ पर किया। और अब मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जाननी है तो मुझे वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि डी वी बाई डी टी। तो वेलोसिटी देखिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज आवर वेलोसिटी। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी जाननी हो ये है, वहां पर टाइम की वैल्यू डालो और आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी, राइट। तो अब मैं इस फंक्शन को अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो काम बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। वेलोसिटी इज 18t प्लस, आई होप आई एम राइटिंग इट करेक्ट, 10 टाइम्स ऑफ t प्लस 18 था, सो दिस इज 10 टाइम्स ऑफ t प्लस 18, राइट, प्लस में आएगा 18, ये हमारी वेलोसिटी है। अब मुझे क्या करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जाननी है, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, तो फॉर्मूला है dv अपॉन dt, तो यानी कि डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी को, सो आई विल राइट d बाई डी टी, ठीक है, d बाई डी टी ऑफ व्हाट, दिस 10t प्लस 18। अब 10 तो जस्ट एक नंबर है तो उसको बाहर रखो, t का डिफरेंशिएशन t के विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, 1 होता है, तो उसे छोड़ देते हैं, है ना, 1 होता है। 18 इज जस्ट अ नंबर, कॉन्स्टेंट नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, तो बचा क्या, सिर्फ 10, और यूनिट क्या आएगी, देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको सिर्फ 10 मिलेगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ऑल राइट। चलिए, सो विद दिस पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राई करते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें देखिए एक्सेलरेशन गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन दी हुई है जो कि ये है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर कांस्टेंट नहीं है, ये मुझे जल्दी से बताइए। सोचिए, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और नॉट? ऑब्वियसली इट इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रही है। अगर मैं टाइम के डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे एक्सेलरेशन की डिफरेंट वैल्यूज मिलने वाली है। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, और मोशन तो ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म होगा। वेयर टाइम t इज इन सेकेंड्स, ठीक है। इफ पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी, अब देखो पार्टिकल स्टार्ट्स with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड at t is equal to 0, यानी कि 0 टाइम पर उसकी वेलोसिटी इतनी है। इसे हम क्या कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी। देन फाइंड द वेलोसिटी, हमें क्या करनी है, वेलोसिटी ही फाइंड आउट करनी है एट द एंड ऑफ t is equal to 2 सेकेंड्स। ओके, तो यानी कि 2 सेकेंड्स के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन हमें गिवन है, so acceleration is 3t square plus 2t plus 2. This is your acceleration. Okay. अब acceleration क्या होती है, acceleration का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt, ठीक है। मुझे क्या जाननी है, वेलोसिटी जाननी है, acceleration मुझे पता है, ठीक है। अगर मुझे वेलोसिटी गिवन होती एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो मैं उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता और मुझे एक्सेलरेशन पता लग जाती। लेकिन अब उल्टा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन तो पता है, एक्सेलरेशन कैसा फंक्शन है, वेलोसिटी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, राइट। सो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, देखो इक्वल हैं। अब हम इसे लिखते हैं, थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं, dv बाई डी टी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ठीक है। दिस इज dv बाई डी टी, और ये क्या है, हमारी एक्सेलरेशन है। अब मैं क्या करूंगा, dt को वहां ले जाता हूं, सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। ओके, dt को मैं ले जाऊंगा राइट साइड में, इस पूरे फंक्शन के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा dt। अब हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। t इक्वल टू 0 पर मुझे वेलोसिटी पता है, तो टाइम का जो लिमिट्स होंगी, यहाँ पर लिमिट्स को भी हमें यूज करना है, ठीक है। सो t की वैल्यू होगी 0 से लेकर कब तक जानना है आपको, देखो 2 सेकेंड्स। आपकी जो ड्यूरेशन है 0 से लेकर 2, किसकी ड्यूरेशन, किसके लिए लिमिट्स डाली है, टाइम के लिए,
ठीक है। यहाँ पर क्या वेरिएबल है, dv, यानी कि आपकी वेलोसिटी। तो इनिशियल जो 0 टाइम पर वेलोसिटी वो यहाँ आनी चाहिए, और 0 टाइम पर कितनी वेलोसिटी देखिए 2 मीटर पर सेकेंड, सो आई विल राइट 2 हेयर। ठीक है, ये जो 2 है वो वेलोसिटी के लिए है, ऑब्वियसली यहाँ पर वेरिएबल वेलोसिटी है, यहाँ पर वेरिएबल टाइम है। चलिए, और जब आपका टाइम 2 सेकेंड्स हो जाएगा तब वेलोसिटी क्या है हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, v, सिंपली हम v रख देंगे, हमें ये जानना है, यही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली v, क्लियर है, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, लिमिट्स चलेंगी 2 से लेकर अपर लिमिट क्या है v, 2 से लेकर v, ओके। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं 3t², अब 3 तो क्या है, जस्ट एक कांस्टेंट है, t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, टाइम पावर 1 बढ़ा देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं, सो t का क्या बन जाएगा, क्यूब, पावर 1 बढ़ा दी, 3 से ही हमने क्या कर दिया, डिवाइड, ओके। चलिए, प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, 2 इज जस्ट अ कांस्टेंट नंबर। अब t का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो पावर 1 तो ऑलरेडी है, पावर 1 बढ़ा दो, यानी कि स्क्वायर कर दो और 2 से ही डिवाइड कर दो, जो पावर है उसी से डिवाइड कर दो। दिस 2 इज जस्ट अ नंबर, ठीक है, तो इसके साथ में क्या आप इमेजिन कर सकते हो, 2 के साथ में आप सोच सकते हो t की पावर 0 लगा हुआ है ना, कुछ भी नहीं है तो t की पावर 0, तो उसके एक पावर बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, t की पावर 1, और 1 से ही हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। और इस पूरे के ऊपर हमने क्या डालनी है, लिमिट डालनी है 0 से लेकर 2। ऑल राइट, देखिए अब ये 3 से 3 कैंसिल, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा नहीं। यहाँ पर देखिए अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि v अगर मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो v ही रहेगा, माइनस करनी होती है लोअर लिमिट, तो क्या बन जाएगा, v - 2 इज इक्वल टू देखिए क्या आएगा, यहाँ पर देखिए t³ प्लस t² प्लस 2 टाइम्स ऑफ t, ये वैल्यू मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, t³ प्लस t² प्लस 2 टाइम्स ऑफ t। ठीक है, एज इट इज मैंने वैल्यू डाली है, कुछ भी अलग नहीं किया है। लिमिट्स अभी हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, टाइम की जो लिमिट्स है देखो 0 टाइम से लेकर 2 सेकेंड्स तक मुझे जानना है, तो वही लिमिट्स जली हुई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले अपर लिमिट डालेंगे और लोअर लिमिट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो लोअर लिमिट 0 है और जहां पर भी आप डालोगे वो 0 ही बनेगा। ठीक है, तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अपर लिमिट डलकर आया ये, माइनस करना होता है लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट डालने से 0 0 और 0 ही बनेगा, सो ओवरऑल इट इज 0। ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है, v - 2, लेफ्ट साइड का हालचाल यही है, v - 2, राइट साइड में हो गया ये। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, कुछ भी नहीं बचा, 8 + 4 12, 12 + 4 16, दिस इज v - 2। ठीक है, ये क्या चल रहा है, देखो मीटर पर सेकेंड में ही चल रहा है। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट साइड शुड ऑल्सो बी वेलोसिटी। ठीक है, सो ये जो -2 है वहां पर जब हम भेजेंगे इसको बन जाएगा +2, और ये हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर वेलोसिटी। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था देखिए दोबारा से देख लीजिए, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ t = 2 सेकेंड्स। जब उस बॉडी ने स्टार्ट किया 0 टाइम पर, उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, उसको अच्छी खासी एक्सेलरेशन मिल रही है। ठीक है, जो कि टाइम डिपेंडेंट है, कांस्टेंट नहीं है, टाइम पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन के साथ में ऑब्वियसली चेंज कर रही है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जब वो एक्सेलरेट करती है बॉडी तो 2 सेकेंड्स के बाद ही उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 18 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ऑल राइट, सो दिस इज माई फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स। सो दैट्स ऑल, हमने ये 3 क्वेश्चंस किए आज के लेक्चर में, और हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उन्हें डिराइव करेंगे और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स एंड थैंक यू।